दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में, हमारे विचार मंच पर उपस्थित हैं रति सक्सेना जी। रति सक्सेना जी जो हैं वो कवि हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने पढ़ाई अपनी राजस्थान में की है और इन्होंने पीएचडी किया हुआ है अथर्ववेद पदार्थ योजना पर, और उसके बाद से ये आजकल त्रिवेंद्रम में है अपने पति के साथ, जो कि इसरो में साइंटिस्ट हैं। और रति जी ने बहुत सारे काम किए हैं, साउथ के कवियों से लेकर के और देश विदेश के कवियों की कविताओं का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है और खुद भी कविताएं लिखती हैं। उनकी किताबें आ चुकी हैं, कविताओं में कविता की किताबें आ चुकी हैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा ये वर्ल्ड पोइट्री, एमिनेंट पोजीशन इन वर्ल्ड पोइट्री, मतलब विश्व की जो कविता है उसमें इनकी अच्छी खासी पहचान है, पोजीशन इन्होंने इनकी स्थिति है वहाँ पर। और इसके साथ साथ ये एक वेबसाइट, वेब मैगजीन जो चला रही हैं पिछले 10 सालों से, फेस्टिवल डायरेक्टर है उसकी, ये कृत इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ये कर रही है। और इस फेस्टिवल में देश के विभिन्न भाषाओं के कवि और विदेशी भाषाओं के कवि भी शामिल होते रहे हैं। रति जी की किताबें जो आई हैं, उनकी किताब अगर हम जिक्र करें तो उनके 4 जो कविता संग्रह जो मेरे पास उपलब्ध है उसकी जानकारी, माया महाठगनी और अजन्मी कविता की कोख से जन्मी कविता, सपने देखता समुद्र, एक खिड़की और 8 सलाखें। इंग्लिश में है इनकी द सरपेंट क्वाइलिंग वुमेन बॉडी, 1 विंडो एंड 8 ये बार्स, ये हिंदी की कविता जो इनकी किताब है उसका ट्रांसलेशन है। फिर इन्होंने साहित्य इतर भी किताबें लिखी हैं, उसमें सबसे प्रमुख है द अरोमा ऑफ स्पाइसेस। कविता पर किताबें लिखी हैं, कविता मतलब हिंदी में कविता और इंग्लिश में पोइट्री। और शी हैज बीन स्क्रिप्टेड इन स्ट्रीम्स, मेरी चदरिया भी इनकी किताब है। और आजकल जिस बात पर हम बातचीत करने के लिए इनको हमने बुलाया है वो है पोइट्री थेरेपी। एक नया विषय है और क्योंकि मुझे भी इससे काफ़ी आकर्षण हुआ इसके बारे में जानने के लिए। उससे पहले जो मेरे पास रति जी की सूचनाएं हैं वो इतनी लंबी हैं कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो शायद आधे घंटे तो उसी में निकल जाएंगे। तो मैं रति जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो संक्षेप में 4-5 मिनट में अपने बारे में बताएं कि उन्होंने साउथ के किन किन कवियों का उन्होंने अनुवाद किया है, विदेश के किन किन कवियों का अनुवाद किया है और उनका अब तक का क्या क्या अनुभव रहा है।
नमस्कार अरविंद जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया। और मुझे मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, क्योंकि आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, और आपसे आपके साथ में गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 5 मिनट में तो मैं बोलूंगी तो यही है कि मैं राजस्थान में जन्मी हूँ और कायस्थ परिवार की हूँ, और विवाह हो गया था। इसरो में मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट थे। 21 साल की उम्र में मैं 75 में यहाँ पर आ गई थी। उससे पहले मैं वैदिक स्टडीज मैंने किया था, PhD। हालांकि संस्कृत मेरा विषय इंटरेस्ट का विषय नहीं था, लेकिन जब उस जमाने में स्कूल ही नहीं होते थे, मतलब आपको लड़कियों के स्कूल ही नहीं होते थे, और अगर आप साइंस में जाना है तो जो सब्जेक्ट मिलते थे उन पे जाना पड़ता था। फिर बाद में मुझे अच्छा लगा कि मैंने अच्छा विषय चुना। और जब मैं यहाँ पर आई तो भी तब मैं PhD करना शुरू कर चुकी थी वैदिक स्टडी। अच्छा, संस्कृत में भी मुझे कालिदास वगैरह में ज्यादा रुचि आई, क्योंकि मुझे लगा कि भाई कब तक यही सुनते रहो, वो सुंदर वो उसके स्तंभ ऐसे, उसके वो ऐसे, इसके उसके कूल्हे ऐसे, उसके बाल ऐसे, उसकी आंख ऐसे, सुनते सुनते मतलब पढ़ते भी बड़ा कोफ्त तो होती थी कि कुछ चीज तो हो ना कुछ। फिर मैंने इसलिए वैदिक स्टडीज लिए थे। बाकी बाई चांस लकीली हमारे बहुत अच्छे अध्यापक थे, डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्त, जो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा बाहर से देख पाते थे वेद को, और उनके कारण मैंने PhD किया था। उसमें ये था वेदीय पदार्थ योजना। तो जब मैं विवाह करके आई थी तो यहाँ पर वेद नहीं था, बाकी सब्जेक्ट थे, और मुझे बहुत बाद में मुझे एंट्री मिली, बहुत मुश्किल से, वो भी साहित्य, इसमें हिंदी प्रचार सभा में हिंदी पढ़ाने लगी थी। लेकिन हाँ, एक फायदा ये हुआ कि बाहर से बहुत से लेखक आते थे, विष्णु प्रभाकर जी, और तो वहाँ मुनीन्द्र जी आए थे, अगर आप जानते हो, पुरानी कल्पना के एडिटर थे। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहते हैं, आपका कर्तव्य है कि आपको अनुवाद करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो शुरू हुआ था मेरा अय्यप्पा पणिक्कर से, और अय्यप्पा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी हस्ती की जा रही हूँ। अय्यप्पा पणिक्कर वो कवि है जिन्होंने मलयालम कविता में जिसे हम कहते हैं आधुनिकतावाद लेकर आए थे। और उन्होंने जब मेरे अनुवाद हुए तो उन्होंने मुझे केदारनाथ जी के, मतलब मेरी परीक्षा केदारनाथ जी के पास भेजा, उसके पास भेजा, बहुत लोगों से मेरी परीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक के बाद अनुवाद किया। और बाई चांस वो बहुत अच्छे लोगों के अनुवाद थे। बालामणि अम्मा, उनके 360 कविता थी नैवेद्य की, और करुण नीलकंठ पिल्लई कायर का अब्रिज फॉर्म, जो छोटा फॉर्म था, वो करवाया उन्होंने। और कमला दास, सचिदानंदन ने, इस तरह से मेरे से उन्होंने 15 किताबों का अनुवाद करवाया। तो वो उनको, क्योंकि उनको लगा कि ये अनुवाद ठीक हो रहा है। मुझे पहली किताब में ही साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया था मेरे अनुवाद में, और वो काम मेरा बहुत जल्दी हुआ। और मैं ये कहूंगी कि वो अनुवाद के लिए भी सफल हुआ, क्योंकि अय्यप्पा पणिक्कर का पूरा सहयोग था, क्योंकि वो एक बहुत विद्वान थे। वहां से मुझे भी थोड़ा सा फर्क था। मैं कोई साहित्यकार फैमिली की नहीं हूँ। मैंने साहित्य को पढ़ा, बहुत बहुत दूर से पढ़ा। मैं जानती भी नहीं थी कि साहित्य क्या होता है। तो फिर उन्होंने ही मुझे ये कहा कि मुझे पता पड़ा कि अथर्ववेद मेरा विषय है, तो उन्होंने कहा कि पूछने लगे। और उसके बाद में मैं ये कहती थी कि इसमें इसके जो टीकाएं है वो ये कहती है, साड़ी ये कहता है, दयानंद कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो लगता है वो क्यों लिखती हो। तो फिर मैंने ये लिखा था। उसके लिए मुझे इंदिरा गांधी फेलोशिप के लिए मैं अप्लाई किया था, और उनके ही उसमें किया था, उन्होंने ही मेरे को रिकमेंड किया था। तो वो था द सीड्स ऑफ माइंड, फ्रेश अप्रोच टू अथर्ववेदिक स्टडी। ये टेक्निकली बहुत यहाँ पे पसंद किया गया है कालाडी यूनिवर्सिटी में। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले वेद नहीं था, फिर कालाडी संस्कृत यूनिवर्सिटी में वेद खोला गया, तो यहाँ पर कोई वेद का अध्यापक ही नहीं था। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया। पहले तो साहित्य इसमें थी हिंदी प्रचार सभा, तो वहां मुझे पढ़ा का भी अनुभव हुआ। तो मुझे पता पड़ा कि वो चीज है ही नहीं जो हमने पढ़ा है। वेद के नाम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ती जाऊँ। इसी बीच में कविता तो हर कोई लिखता है, मैंने भी लिखी। कहानी मैं नहीं लिख पाई, क्यों नहीं पता मुझे, आज भी नहीं लिख सकती मैं कहानी। और मुझ खास तौर से गंभीर लेखकों में लेख होते हैं, उस पर रुचि थी, उस पर मजा आता है। तो मुझसे जैसे पीयूष दहिया वगैरह ने भी बहुत लिखवाया था कि वेद में मृत्यु और लोक में मृत्यु, लोक और वेद मतलब बहुत सारा उसने लिखवाया था मुझे। तो मैंने वेद पे काफी काम भी किया है हिंदी में भी। इसके बाद में
फिर किताब मेरी अंग्रेजी में। इसके बाद मैंने अपने तो कविताएं मेरी चलती रही, क्योंकि वो तो मेरा था ही मतलब इंटरेस्ट का। तो 15 मैंने मलयालम के कवियों की। उसके बाद मैंने 2002 में बंद कर दिया मलयालम के कवियों को करना। हालांकि मुझे करना था, वही भी कुरुप सुगत कुमारी को भी करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसके बाद में मैंने अथर्ववेद की अथर्ववेद पे 2 किताबें, एक किताब के साथ 2 और निकाली मैंने कि अथर्ववेद की प्रेम कविता है, क्योंकि मुझे वो एक लोक विज्ञान लगता था, लोक शास्त्र लगता था। वो मुझे कहीं मतलब वैसे तो ऋग्वेद में भी कविताएं ही हैं, बहुत सुंदर कविताएं, लेकिन आप कहो तो अथर्ववेद पूरा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद फिर मैंने बालामणि अम्मा पे काम किया। तो उनपे कोई मलयालम पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही उच्च श्रेणी। बालामणि अम्मा आप जानते होंगे कमलारास की माँ है। अगर हम तुलना करें तो महादेवी वर्मा की समकक्ष मैंने एक जगह किया भी है, लेकिन उससे थोड़ा और ऊंचे, क्योंकि उनका विषय वस्तु बहुत बड़ी थी और उस पर काम नहीं था। तो मैं उस पर भी किताब लिखी। अय्यप्पा पणिकर की डेथ के बाद मैंने उनकी, क्योंकि वो एक तरह से मुझे स्रोत रहे थे, तो फिर मैंने एक मेमो लिखा था उसमें कि एवरीथिंग इज पास्ट टेंस कर, क्योंकि उनका ये लास्ट सेंटेंस था उन्होंने मुझसे कहा था कि एवरीथिंग इज पास्ट टेंस, जिंदगी में कुछ रहता नहीं है। फिर मैं बाहर जाती रही तो मैंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, और 2 तो है, एक छप गया, एक छप रहा है कह रहे हैं, और एक 2 चाप के मैगजीन मेरे पास बहुत है। तो और विदेश से आने के कारण, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कृत्या, अच्छा फिर मैंने 2005 में कृत्या पोइट्री फेस्टिवल चलाया, कृत्या पत्रिका चलाई 2005 में, 15 साल हो गए अभी। और उस समय वो बाइलिंगुअल पहली पत्रिका थी और सिर्फ पोइट्री पे थी, तो इसको बहुत प्रशंसा मिली। तो हमने उसी समय 2005 में अय्यप्पा पणिकर ने कहा कि फेस्टिवल चलाओ। हमने फेस्टिवल चलाया, और हमने ये अकेला ऐसा था जो नोमेड फेस्टिवल था, यानी हम एक जगह नहीं करते थे। जैसे हमने 2005 में केरला में किया, तो 2006 में हम जम्मू कश्मीर गए, 2007 में हमें आना पड़ा केरला में, क्योंकि अय्यप्पा पणिकर की मृत्यु हो गई थी, तो हमने उनकी मेमोरी में किया। 2008 में हम पंजाब गए, फिर 2009 में हम मैसूर गए। तो इस तरह से हम देश के विभिन्न भागों में गए, और जहां जाते थे वहां विदेशी कवियों की कविताओं का हम उनकी भाषाओं में अनुवाद करवाते थे। तो उस तरह से ये काफी सक्सेस रहा। 2017 के बाद में मेरी तबीयत कुछ स्वास्थ्य भी मेरा थोड़ा ठीक नहीं रहा। फिर दूसरा इतने सारे फेस्टिवल आ गए कि मेरे लिए चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम, जैसे आपने भी एक बार मैंने आपका सुना था इंटरव्यू कि हम भी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं तो हमको, जैसे जहां भी अगर हमने थोड़ा बहुत पैसा मांगा तो मतलब सरकार से लेना पड़ता है पैसा। जैसे कि आपको ग्रांट है फेस्टिवल की, तो सेंट्रल से ग्रांट मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेट से मिलती है तो वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो वो हम नहीं करना चाहते थे। 2014 में ये पोइट्री फेस्टिवल की जगह पोइट्री थेरेपी फेस्टिवल हो गया, क्योंकि हम एक जगह नहीं रहते थे, हम डिफरेंट जगह जाते थे। और ये अकेला पोइट्री थेरेपी फेस्टिवल वर्ल्ड में हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम, जैसे हमारे जो हम पोइट्स थे उनको लेके हम जैसे जेल जा रहे हैं, अनाथालय जा रहे हैं, ओल्ड एज होम जा रहे हैं, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कवि पाठकों के या श्रोताओं के पास जा रहे हैं। हम आशा नहीं कर रहे हैं कि हम आराम से बैठ जाए 5 स्टार होटल में और वो हमारे पास आए, हम मंच में बैठ के उनको भाषण दें। कृत्या कभी भी भाषण देने पे विचार नहीं करती, कभी डिस्कशन नहीं होता कविता क्या है क्या नहीं, हम कभी डिस्कशन नहीं करते थे। क्योंकि इंटरनेशनली डिस्कशन नहीं होता है कविता पे, क्योंकि वो कहते हैं कवि है, हमारी कविता ही हमारा डिस्कशन है। तो ये इस तरह के हमारा कार्य था। इसमें हम पेंटिंग्स जोड़ते थे, इसमें हमारा थिएटर था। शुरू ही हमारा काबला नारायण पणिकर, जो आप तो जानते ही होंगे, उनसे शुरू हुआ था। इसके बाद में हर साल हमारा थिएटर जोड़ा है, और फिर पेंटिंग्स जोड़ते थे। फिर हम उसमें जहाँ पर कोई जो लोकल कला है उसको जोड़ते थे, पेंटिंग शीट रखते थे, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वी सिंग टुगेदर, वी पेंट टुगेदर, वी डांस टुगेदर, वी एक्ट टुगेदर। इस तरह से हम लोग उसको बोलते थे कि मतलब हम ये सब चीजें कविता के इसमें लेते हैं। ये अच्छा मेरा बहुत अच्छा समय निकला। और मैंने करीब बच्चों की यात्रा
इस पोइट्री के नाम पे कर ली, बहुत आराम मिला मुझे। इस साल मेरे पास 4 थे पोइट्री, मेरे पास पोइट्री फेस्टिवल, और जिसमें मुझे टिकट विकेट सब मिलना था, तो बहुत दुख हो रहा है घर पर बैठ के। तो यही मेरी जिंदगी है। आगे अगर हम पोइट्री थेरेपी में बात करने से पहले मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये सवाल है कि आप तो पढ़ती रहती हैं खूब, हिंदी कविताओं में को का और भारतीय अन्य भाषाओं की कविताओं का, खास करके साउथ की कविताओं का आपने पाठ किया है, इसमें क्या मुख्य अंतर आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, 2 तरह की बात होती है। एक तो यह है कि एक जो हो गया, जो सचिदानंद तक आ जाता है, उसके बाद में विनय चंद्रन वगैरह की मृत्यु हो गई है, तो मतलब वो मेरी उम्र के थे, यानी, और सचिदानंद मुझसे कुछ बड़े हैं। तो ये जब आता है, उनकी कविताएं बहुत अलग है। अलग से मतलब है कि वो जनता से जुड़ते भी हैं। सचिदानंद का थोड़ा अलग हो गया क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, तो उनमें थोड़ा सा मिक्स है। लेकिन बाकी जो लोकल कवि है, जैसे विनय चंद्रन है, उसमें ड्रामा भाग, थिएटर भाग ज्यादा था। आईवा पाणिकर बहुत मॉडर्न थे। लेकिन साउथ की, जैसे केरल की कविता में एक खास बात होती है कि उसमें गेयता, लयता, उसमें प्रेजेंटेशन, उसमें परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कम से कम लोकल राइटर के लिए। और अब समस्या ये हो गई कि विनय चंद्रन की मृत्यु के बाद में यहाँ पर दूसरी जो जनरेशन आई है, वो इंग्लिश की है। अच्छे पोइट है, वो अच्छे पोइट है, लेकिन वो मलयालम में नहीं लिख रहे हैं। तो जो मलयालम में लिख रहे हैं, उनके पास में, क्योंकि अय्यप्पा पाणिकर एक ऐसे कवि थे जो जिन्होंने ऐसा एक संगठन सा खड़ा कर दिया था। वो खुद कुछ नहीं करते थे, लोगों से करवाते थे कि युवा कवि आके उनके सामने परफॉर्म करना, बोलना पसंद करे। तो वो चीज है, वो गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे खत्म होने के बाद में अभी थोड़ी समस्या है, लेकिन अंग्रेजी में अच्छा कर रहे हैं ये लोग, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल वो आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। कविता तभी जिंदा होती है, जैसा अगर कि जैसे मैं हिंदी में लिख रही हूँ, चाहे लेकिन मैं राजस्थान की कविता बहुत समय तक नहीं लिखती, थोड़ी शुरू में लिखूंगी मैं। मुझे केरल की कविता ही लिखनी, मतलब मेरी जमीन तो यही है ना, मुझे समुद्र ही दिखेगा ना, मुझे रेगिस्तान नहीं दिख रहा। तो मुझे बहुत शुरू में हम लिख सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं। तो आपको अपनी जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छा, वही तो ये तो स्थिति है। साउथ में बहुत, तमिलनाडु में बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही है, उसमें ज्यादातर फेमिनिज्म बहुत स्ट्रांग हुआ है। फेमिनिज्म, ये कहना चाहिए कि गे का पोइट्री है, वो बहुत स्ट्रांग हुई है, और वो उन्होंने अपनी भाषा। लेकिन तमिलनाडु की खास बात है कि वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते। केरला, मलयालम तो मलयाली अपने भाषा को छोड़ के फट से दूसरे में जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, तमिल नहीं जाते हैं। आंध्रा में भी अंग्रेजी का ज्यादा आ गया है, इधर की साइड में। तो इस तरह से ये अंतर है कि ये अपनी गेयता, अपनी लयता, अपने प्रेजेंटेशन, अपनी परफॉर्मेंस को छोड़ नहीं रहे। हिंदी को मैं जो देखिए, कुंवर नारायण जी वगैरह, इनकी बहुत फैन रही हूँ, लेकिन मुझे उनकी जैसी कविता नहीं लिखनी चाहिए। तो हो क्या रहा है कि आपको कुंवर नारायण जी की कविता की प्रतिबिंब, वो आपको 25 लोग मिल जाएंगे जो उनका कवि मानते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे फेस्टिवल में, एक एस्टोनियन पोएट है जिसने गीता वगैरह, गीता, नीति शास्त्र सबका अनुवाद करता। तो उसके पास में कुछ कवि, कुंवर नारायण का पूरा संग्रह अनुवाद किया एस्टोनियन। तो उसने मुझसे बोला, उसने मेरी कविताओं का भी किया था, तो उसने बोला कि रति, ऐसा है कि ये जो तुम कवि आ रहे हैं मेरे पास में अपनी कविताएं लेके, ये सब ऐसा लग रहा है कि कुंवर नारायण की परछाई लेकर आ रहे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। फिर नए जो युवक है, उसमें से कुछ तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आए हैं। कुछ में मुझे लगता है कि रिपीट कर रहे हैं, यानी आपको प्रेम है या नहीं, आप प्रेम की कविता लिख के मर रहे हैं। ये तो मतलब आपके कविता तो बहुत दिल से नहीं चाहिए। अय्यप्पा पाणिकर इतने बड़े कवि थे जिनके नाम पे पूरा युग चला है, उन्होंने पूरे जिंदगी में 5 ही ग्रंथ निकले, 5 ही कविता संग्रह निकले। तो आप सोचिए कि आप लिख कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप अपने को रिपीट कर रहे हैं। मैंने कोरोना काल में 4 महीने हो गए, एक कविता नहीं लिखी। मुझे नहीं लिख सकती, मैं नहीं लिख पा रही, ये स्थिति मेरी मतलब मैं नहीं कर पाती। अच्छा, आप तो मैं अपने को फोर्स भी नहीं करती। ये बहुत अच्छी बात बताई, और मैं समझता हूँ ये बात बहुत दूर तक जाएगी
आप कवियों को लेकर के लोगों के बीच में गई, चाहे वो साउथ के कवि हों, चाहे वो हिंदी के कवि हों, चाहे वो विदेशी कवि हों, आप लोगों के बीच में गई और लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और क्योंकि कवि की पहचान तो लोगों से ही होती है, असल में पाठकों से ही होती है ना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मतलब हिंदुस्तानी समग्र कविता और विदेशी कविताओं में मुख्य रूप से क्या फर्क आप महसूस करते हैं? आप तो विदेश में जाती रहती हैं। मैं हिंदुस्तान बहुत जाती हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में देखिए विदेश में भी मैं हिंदी में बोलती हूँ, कविता अपनी हिंदी में, कुछ भी हो जाए। आप भाषण में अंग्रेजी में दूंगी, लेकिन मैं कविता हमेशा हिंदी में करती हूँ। और अनुवादक मेरा होना चाहिए, बिना अनुवादक के मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फिर उसको दूसरे को समझ में कैसे आएगा। तो ये मैं अपनी भाषा, अपने देश के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा मतलब वो हूँ, उस पीढ़ी की हूँ कि मुझे मतलब ये मेरा देश है। तो देखिए हमारे पास इतनी वैरायटी है, 28-32 लैंग्वेजेस हो गए। पजेसिव है जी, भाषा और देश को लेके पजेसिव है। हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे पास 32 लैंग्वेजेस हैं, और उन 32 लैंग्वेजेस में कई बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। हमारे पास बहुत वैरायटी है, दुनिया के किसी देश में इतनी लैंग्वेजेस नहीं है, दुनिया के किसी देश में इतना वो नहीं है कि कहते हैं कि बहुत सारे जो प्राकृतिक रूप नहीं है। यहाँ तक कि चाइनीज, मैंने तो 100 कविताओं चाइनीज की 100 साल की 100 कविताओं का भी अनुवाद किया था अभी 3 लोगों के साथ मिलकर, और एडिटिंग मैंने की थी। तो आप ये सोचते कि चाइना का इतना बड़ा भूभाग है, क्योंकि कम्युनिज्म ने उसमें एक भाषा कर दी, उसके कारण से अधिकतर कवि एक से लगते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। आप संथाल की कविता पढ़ी वो अलग होगी, नॉर्थ ईस्ट की कविता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उनकी कविता, नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े कवि हैं उनकी कविता, अच्छे कवि हैं उनकी कविताएं पढ़िए। आप कश्मीर की कविता पढ़िए, सब बहुत ही खूबसूरत अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं। तो हमारे देश में कविता बहुत खूबसूरत है। समस्या ये हो जाती है कि जब क्या बोले कि जब हम लोग मैंने देखा कि हिंदी में है, शायद मलयालम वगैरह सब में होता होगा, मुझे तो मैं आउटसाइडर ही रहती हूँ हर जगह, कि जब हम आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं तो प्रॉब्लम होती है। लिखते रहो, बस लिखते रहो, खुश रहो। कविता तो अपने आप को मतलब लिखने की चीज है, प्रकट करने की चीज है, इसके लिए क्या बहस करो, क्या क्या नहीं करो। और सब इसमें अगर टोटल मैं लूंगी तो मुझे लगता है कि जितने वैश्विक कविता है, हाँ आप ये सोचिए साउथ अमेरिका में बहुत बढ़िया कविता है अभी भी, क्योंकि एक तो बहुत दुख की बात ये होती है कि जहां पर गरीबी और दुख होता है तो हमें कविताएं अच्छी हो जाती है, ये एक बात होती है। जैसे हमें मेडिलिन है, पोएट्री फेस्टिवल, वहां पर आप देखिए कि साउथ अमेरिकन जो आते हैं उनकी क्या आवाज है, क्या इतना बोलते हैं, मतलब कितने, क्योंकि कितने दुख हैं, और क्योंकि वो ड्रग के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। तो वहां पर आप देखिए कि कितनी खूबसूरत कविता है। यूरोप में क्या होता है कि उनके पास में पता अभी तक तो नहीं था। अभी जो पिछली बार मेरे 17 में जो फेस्टिवल में आया तब उसने मुझे बताया कि अब युवा है, वो समस्याओं, उनके पास समस्या आ रही है, अब वो समस्या पे बात कर रहे हैं। नहीं तो यूरोप में क्या हो गया था कि वो ज्यादातर म्यूजिक, ज्यादातर प्रेजेंटेशन, ज्यादातर परफॉर्मेंस, ज्यादातर शब्द वर्ड प्ले पे करने लगे थे, वो चीज चली गई थी। लेकिन अब आ रहा है उनमें नए युवकों में। मैंने कल ही एक बुक का रिव्यू किया था, ब्लू ए लिटिल बिट ब्लू करके, तो वो बहुत अच्छी थी। उसमें कुछ चीजें, कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे थे और काफी एशियन थे। चाइनीज कविता भी बहुत अच्छी कविता है, जो अच्छे कवि लिख रहे हैं, सब कुछ नहीं लिख पाता है। और ईरान में बहुत अच्छी आवाज आती है, मोस्टली ईरान से फेमिनिज्म की बहुत अच्छी आवाज आती है। टर्की में तो इतनी ज्यादा कविता फैली हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कि वहां पर इतनी बढ़िया कविता है कि हम बस उनके अगर फेस्टिवल में जाओ तो मजा आ जाता है, उनकी कविताएं सुन के, अनुवाद भी हो तो बहुत मजा आता है। तो कविता है तो हमारी दुनिया में, और हमारे देश में भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ज्यादा प्रॉब्लम ना खड़ा करें। अपनी भाषा को तो बचा के रखो भाई। सभी अंग्रेजी में लिखेंगे, मैं भी अंग्रेजी में लिखती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी को नहीं छोड़ती कविता के लिए।
नहीं, इंग्लिश में लिख के भी जी देश का नाम रोशन किया जा सकता है। वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो हिंदी में ही लिख रही हूँ अभी तक, मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ। अय्यप्पा पणिकर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वो मलयालम में लिखते रहे। शशिधरन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वो मलयालम में लिखते रहे। यहाँ पर विष्णु नारायण नमूदी मलयालम के प्रोफेसर थे, वो अंग्रेजी में लिखते रहे। ये जो उड़िया में के सारे रमाकांत रथ वगैरह ये सब IAS ऑफिसर्स थे, सीताकांत महापात्रा वगैरह, फिर वो उड़िया में लिखते रहे। ये जरूरी नहीं है, आप इंटरनेशनल के लेवल पे पहुंच सकते हैं अपनी अपनी क्योंकि अनुवाद आप कर लीजिए अपनी कविता का या किसी से करवा लीजिए, बस इतना जरूरी होता है इंटरनेशनल में। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेशनल की जरूरत है या आप उसको अनुवाद करवा सकते, बस। जैसे आर के नारायण ने जो कहानियां लिखी थी वो अच्छी कहानियां लिखी, लेकिन वो चर्चित पूरी दुनिया में तभी हुई जब उनका ट्रांसलेशन सामने आया। जी, ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन। अब हम अपने मुख्य विषय पर बात करते हैं, जिसके लिए आपसे मतलब मैंने प्रोग्राम बनाया था आपके साथ। ये पोइट्री थेरेपी, पहले तो ये थोड़ा बताइए कि ये पोइट्री थेरेपी क्या है। इससे तो साउंड ये करता है कि पोइट्री वर्क्स एज अ थेरेपी, मतलब कैन वर्क एज अ थेरेपी, जो मतलब साउंड होता है, जो मतलब कि ये मैं तरह से अगर मैं तो जी बिल्कुल ठीक है। आपने इसको, आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इस विषय पर भी हमें बात करनी चाहिए, इस विषय पर भी लिखना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए? देखिए, एक तो बात ये है कि कुछ चीजें आपके दिमाग में मतलब बैक ऑफ द माइंड होती हैं। तो जब मैं अथर्ववेद पढ़ रही थी तो अथर्ववेद में आप देखिए कि इसको नकार दिया है कि वेद के रूप में, उसको या तो छंदस कहते हैं या उसको कहते हैं कि ये आयुर्वेद का। तो जब मैं उसके मंत्र पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसके क्रियाकर्म तो कुछ है ना, मैं मालूम नहीं कि इसका उपयोग कैसे करो। लेकिन वो बार बार ये औषध को की प्रार्थना है, ओखली की प्रार्थना है, बीमार से प्रार्थना है, मृत्यु से प्रार्थना है। तो मैं सोचती थी ये प्रार्थनाओं का, जो ये ऋचाओं का उपयोग कहाँ होता था। और एक तो बहुत सुंदर था गोमुख की, उसमें ये था कि प्रसव हो रहा है, मतलब डिलीवरी हो रही है, और वो एक एक पॉइंट पे वो हो रहा है कि वो बच्चे, इसको वेदना है, उसको दर्द है, स्त्री को हे मरुण है, उसकी मदद करो, ये बच्चे को बाहर पुश करे। और फिर उसके बाद बच्चा आ रहा है तो बच्चे का सिर दिखाई दे रहा है। इस तरह से 6 ऋचाएं थी। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि ये क्या काम हो रहा था क्या। फिर मुझे लगा, फिर मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मैंने, ऐसा हुआ कि मेरे पास में एक फेस्टिवल में एक काटे नाम की, कैट नाम की एक आयरिश पोइट का मुझे मिला कि मतलब हम लोग सर्च करते थे कि कौन से अच्छे पोइट है, और वो भी लेते थे, इंफॉर्मेशन भी लेते थे। उस समय इतना ज्यादा फेसबुक वगैरह नहीं था, 2005 से जब हमने शुरू किया था। फेसबुक तो बहुत देर से आया, और गूगल सर्च में भी बहुत ज्यादा नहीं आता। तो जब वो आई तो उसके बायोडेटा में लिखा था कि पोइट्री थेरेपिस्ट। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप कैसे, क्या आर यू वर्किंग इन ए हॉस्पिटल? तो बोले कि हाँ मैं हॉस्पिटल से हूँ, आयरिश थी वो। तो मैंने कहा ठीक है, वो पोइट भी है। और उसने कहा उसके हस्बैंड भी वही काम कर रहे हैं। तो जब वो आई तो हम फिर हॉस्पिटल्स वगैरह गए, तब मैंने उन पर बात की। फिर मैंने बहुत लोगों से रिसर्च की। 2016 में मुझे रेजिडेंसी मिली थी जर्मनी में, म्यूनिक में, वालब्रेटा में। तो मैंने सब्जेक्ट यही लिखा था कि पोइट्री थेरेपी। तो मुझे 2 महीना 3 महीना जो सोच विचार का विषय मिला, लोगों से डिस्कशन का मिला, तो फिर मैंने स्टडी किया। तो मैंने देखा कि 17वीं सेंचुरी में इसका प्रयोग हो चुका है, कि जैसे वहां पर जो शुरू में वो ही साइकोलॉजी की बेस बनी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है, मुझे नाम देखना पड़ेगा, तो वो उन्होंने अपने क्लिनिक में मरीजों का, जो मानसिक मरीज आते थे, उनका एक उनसे लिखवाना, कविता लिखवाना, गद्य लिखवाना, या ये पढ़वाना, नाच करवाना, ये सब करवाया था। और बाद में कुछ यूरोपीय कंट्रीज में ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे थेरेपिस्ट, हाँ जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है कि थेरेपिस्ट रखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बड़ी बीमारियों के लिए, जैसे कैंसर वगैरह बीमारियों के लिए थेरेपिस्ट रखे जाते हैं। फिर मैंने देखा कि अफ्रीका जो पोइट्स हैं उसमें बहुत से जो थे वो थेरेपिस्ट ही हैं।
वो थेरेपी का काम करते हैं। और उनका थेरेपी का काम कुछ कुछ ऐसा था कि जैसे मैं केरल में देखती थी कि भाई बीमारी के लिए भी आके लोग नृत्य हो रहे हैं, और सर्पम कली और कुल्लल और ये सब के ये एक इन सबका जो जोड़ था, इन सबका जो संबंध था वो बीमारियों से था या परेशानियों से था। तो तब फिर मैंने इस पे रिसर्च की और मैंने इस पे काम किया। नहीं, ये अच्छी बात बताई आपने। और मुझे अभी एक चीज़ याद आ गई, अपने बचपन की याद आ गई इसमें। जब मैं छोटा था और बीमार रहता था, जब बीमार हो जाता था तो दवा वगैरह तो होती रहती थी, लेकिन हमारे गांव में एक पुजारी थे जो मंदिर में हमेशा रहते थे, और वो मतलब उनका तो जीवन ही बहुत ही सात्विक और सन्यासी टाइप के थे वो। तो वो उनको बुलाया जाता था और वो क्या करते थे कि टच थेरेपी जैसे होता है, वो सिर से लेकर पैर तक वो बच्चे को सहलाते थे और कुछ बुदबुदाते थे। और या तो हम लोगों को विश्वास की वजह से या परिवार के विश्वास की वजह से रिकवरी होने लगती थी। अब ये इसका कोई साइंटिफिक रीजन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो वो काम करते थे वो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने निकाला ही होगा मेरे ख्याल से, कि कहीं ना जैसे कि मंत्रों का या कहीं अथर्ववेद से इनका कहीं ना कहीं से तो निकाला ही होगा। जी, ये तो अथर्ववेद के मंत्र हैं वो। जी बोलिए। नहीं, मतलब मैं वही कहना चाहता, जैसे हॉलिस्टिक थेरेपी है या मान लीजिए कि टच थेरेपी है, ये उसी का एक फॉर्म है। वो पोएट्री थेरेपी भी उसी तरह का कोई काम करती है। जी, ऑलमोस्ट लेकिन उसमें एक थोड़ी सी बात ये भी हो जाती है कि जैसे ये तो बात सही है कि स्पर्श की जो थेरेपी है ये तो है ही। दूसरा ये होता है कि आप ना, जैसे आइंस्टीन का भी वो है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जैसे उसके लिए दलाई लामा ने कहा कि बुद्धिज्म ऑलरेडी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी बुद्ध वाले जो है, बुद्ध के जितने भी चिकित्सा है, बुद्ध बहुत अच्छे चिकित्सक रहे हैं। चीन का बहुत बड़ा एक जो है, मैं वहां पर चीन में 1 महीना रही हूँ और मैंने वैसी वाली चिकित्सा एक बार करवाई भी है। तो ये जो है वो ऋषि, वो वहाँ के बुद्ध भी होते हैं, मॉन्क भी होते हैं और चिकित्सक भी होते हैं। यही चीज होती है शामनिक में होता है, वो भी वो वही काम करते हैं। नेटिव अमेरिकन्स भी यही काम करते हैं कि या तो उनका बुदबुदा के कुछ कह के, तो ये जो चीज है वो हम ये नहीं कह सकते कहीं से सीखते हैं। वो मुझे लगता है कि जैसे घास हर दुनिया में हर कोने में उगती है, वैसे ये भी हर कोने में उगा होगा। अब आपके गांव वाले जो पंडित जी थे, उन्होंने तो उनके अंदर ही होगा वो, जैसा घास तो हमारे भारत में भी उग रही, केरला में भी उग रही, आपके यहाँ भी उग रही, दिल्ली में भी, और फिर अमेरिका में भी हो रही, सब जगह हो रही, तो उसी तरह से होता होगा। तो ये चीजें तो बहुत है हमारे सृष्टि में। और दूसरी बात यह कि जब हम ये कहते हैं कि अच्छा, और दूसरी बात ये हो जाती है कि कविता थोड़ी सी भिन्न इसलिए भी हो जाती है कि हमारी जो बेसिक लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर है वो पोइट्री है पूरे वर्ल्ड की। आप ये सोचिए कि वेद कविता में है, उपनिषद कविता में है, महाभारत तक कविता में है, जो तो बहुत बात की बात है, 3000 साल बाद है वेद के। अब ये सारे वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, ब्राह्मण केवल टेक्स्ट में आता है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि ये ऐसा क्रिया बताते हैं, वो टेक्स्ट में आता है। आरण्यक के लिए भी वो मिक्स्ड है, वो ज्यादा मिलते भी नहीं है। बृहदारण्यक में कहानी और कविता मिलती है ये। और इसके बाद आप सोचिए कि ये जो है हमारे पास में बहुत लंबे काल तक कविता जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी ही नहीं, ग्रीक में भी आप देख लीजिए, ग्रीक में बहुत काल तक पोइट्री ही शब्द था, गद्य के लिए कोई शब्द नहीं था। आप संस्कृत में देख लीजिए कि नाट्य शास्त्र और सबके लिए काव्य शास्त्र ही एक तरह से प्रयोग होता है। काव्य शास्त्र में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, नाट्य भी आता है, उसमें सारी कलाएं आ जाती है, 16 कलाएं आ जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन माइंड, वो मनुष्य की लैंग्वेज थी। तभी तो आप ये सोचिए कि लीलावतीयम जो सर लिखा गया, गणित की पुस्तक, आर्यभट्ट ने नहीं लिखी, नाम भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, तो मतलब जब बोलते बोलते भूलती हूँ। तो
भास्कराचार्य ने दो ने भास्कराचार्य द्वितीय ने, तो वो किताब के लिए ये है कि ये अच्छी कविता है, ये अच्छा गणित है। लीलावतीयम जैसा बढ़िया गणित शास्त्र कोई नहीं है। तो आप ये सोचिए कि पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके तो अब हमने जब उसको छोड़ा बाद में, देखिए हमारे सूत्र बनाए गए, वो सूत्र ही फॉर्मूला से सूत्र क्यों बनाए गए, क्योंकि उसको सूत्र भी एक तरह से काव्यात्मकता है। तो इसमें सूत्र के द्वारा ही बाद में ये सारे जो हमारे, आप ये सोचिए कि सुश्रुत है, हमारे जो पुराने जो आयुर्वेद के जो हमारे शास्त्र हैं, वो सारे गणित कविता में, कविता एक तरह से फॉर्मूला का काम करती थी, पोइट्री फॉर्मूला जैसा बन जाती थी। तो ये तो हमारी बेसिक नेचर है। धीरे 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 क्या हुआ, जैसे आज क्या है कि आपको आप बीमार होंगे तो अगर आपको खाल का है तो आपको खाल के डॉक्टर के पास जाना पड़े। एक हमारे बचपन में तो ऐसा नहीं था, एक डॉक्टर के पास जाते थे, इलाज हो जाते थे। अब अलग अलग हो गया, वैसे ही है तो पोइट्री क्या हो गया, पोइट्री सबसे अलग हो गई। अब बिल्कुल इसमें तो पैसा वैसा कुछ मिलता भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है, देना ही और पड़ेगा। तो अब इसको मतलब ये कोने में कर दिया है, सरका दिया है। लेकिन ये तो एक बेस था। तो आप ये सोचिए कि इसको हम साइकोलॉजिकल बेस है और इमोशनल है और साइंटिफिक है। जब आप ये कहते हैं कि द टाइम एंड स्पेस की जब आप बात करते हैं तो आप नासदीय सूक्त को तो नहीं भूल सकते। हम ये नहीं कह रहे कि नासदीय सूक्त ने आपको बता दिया, लेकिन वहां पे सवाल कर रहा है ना ऋषि कि भाई ये कैसे जन्मा, ये नसदासित नासदासित तमासित तमसा गूढ़म अग्रे आसित, भाई ना दिन था ना रात थी, अंधकार था अंधकार से आवृत था, ना सत्य था ना बीइंग थी नॉन बीइंग थी। तो ये कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन तो कर रहा है, ये क्वेश्चनिंग ही तो विज्ञान है। जब वो कहता है कि काल रथ है, काल रथ चल रहा है, उसकी जो पहिए है उसमें जो बीच में जो उसकी धुरी है वो ही उसकी धुरी है, वो हट जाएगी तो काल बंद हो जाएगा। या फिर वो काल रथ क्या है, एक रथ है, रथ के ऊपर एक पात्र है, पात्र के अंदर क्या रखा है, सब ढूंढते रह जाते हैं, वही तो काल है। जब ये सब बातें कर रहे हैं, वो कविता नहीं कर रहे हैं, वो साइंटिफिक सोचने की कोशिश कर रहा है, जिसको आज हम साइंस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको पूरे फॉर्मूलाज दे रहा है, कुछ नहीं, सवाल कर रहा है। और सवाल करना ही कविता सिखाती है, वही फिलोसफी कहती है, वही आपको साइंस कहती है। लेकिन जब हमने कविता को, फिलोसफी को और उसको दोनों को अलग कर लिया तो कविता बेचारी, उसकी भाषा ही नहीं रही ना। तो कविता को तो बेस है। सवाल मैं यहाँ पर पूछता हूँ, अभी अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई। आपने देखा कि कोविड-19 काफी फैला जी, और जब शुरुआत से लेकर अभी भी कहीं कहीं लोग बाग भजन गाते हैं, लोग बाग कीर्तन कर रहे हैं कि कोरोना गो कोरोना, माता समझ के उसे पूज रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से इनसाइंटिफिक है, ये तो इसका तो कोई मतलब साइंस से कोई मतलब है नहीं। ये पोइट्री थेरेपी भी नहीं है, ये अंधविश्वास है। इसको हम पोइट्री थेरेपी कैसे कह देंगे? पोइट्री तो कविता अंधविश्वास का तो सहारा कभी नहीं बन सकती है ना। ये तो अंधविश्वास है, ये लोगों को बेवकूफ बनाना है, उनको बताने वाले मूर्ख बना रहे हैं। मैंने भी एक मजाक में, थोड़ा सा व्यंग भी, मैंने भी एक मजाक में एक कोरोना माता की कहानी लिख ली थी, बस मजाक में लिखी थी। तो मतलब ये है कि ये तो मूर्खता है, कोई ऐसे थोड़ा कोई होता है, क्योंकि ये चीज तो ना बहुत नैसर्गिक होती है, जिसे कहते हैं नेचुरल, ऑर्गेनिक होती है। ये ऑर्गेनिक नहीं है जो हो रहा है, इसको ये कूपमंडिता है। ये कूपमंडिता सब जगह आई है, सब रिलीजन में आई, हर रिलीजन में। नाम लूं तो मैं इस्लाम में भी आई है, मैं नाम लूं तो उसमें भी आई है, बाइबल में भी आई है, नाम लो तो बौद्धिज्म में भी आई है, हिंदुइज्म में तो है, हम तो है ही यहाँ के, हम भुगत ही रहे। तो ये सब जगह आई, लेकिन ये कूपमंडिता और एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों अलग चीज है, हम सबको मिक्स नहीं कर सकते। नहीं देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही कि लोग बाग पढ़ते लिखते तो है नहीं, और बीच में जो ये भांति भांति के बाबा लोग घुस जाते हैं ना, बाबा पंडित और सोखा तांत्रिक है ना, भूत प्रेत झाड़ने वाले और क्या क्या घुस जाते हैं। ये तो इन्होंने तो कुछ पढ़ा तो होता नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो अपना लोगों को बेवकूफ बनाने का अपना एक व्यापार इन्होंने कर लिया है, और उस व्यापार को चमकाने के चक्कर में लगते हैं, लोग उसमें पड़े रहते हैं। एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे मेरी बहनें तो साइंस पढ़ी हुई थी, मैं ही अकेले आर्ट्स में थी,
वो ही पूरे सूर्य ग्रहण के सुबह से लेकर शाम तक जाप कर रही है। अरे तुम तो साइंस पढ़ो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैंने तो वेद में नहीं पढ़ा था कि भाई सूर्य हो तो ये करो, ये तो बहुत बात का है भाई। ये तो देखिए वेद है 5000 साल पहले, आज तो वो अगर 3000 2000 साल 1500 साल, ये बहुत बात की चीजें हैं, ये पुराण वगैरह में कहीं पे हुआ है। तो और फिर आपको जो बताया जा रहा है, मैंने तो वेद में नहीं पढ़ा कि आपको सूर्य ग्रहण हो तो आप ये करो, मैंने नहीं पढ़ा भाई अभी तक, सच कहूं तो आप सब साइंस वाले भी आगे सुबह से, भाई ठीक है आप शांति से बैठे हो कुछ कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आप एक अंधविश्वास में वो पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं, और तुम तो साइंस पढ़ी हो भाई, तो फिर क्या है? तो ये है कि ऐसा नहीं है, 90% ये फैशन बन गया है मिडिल क्लास का। मैं देख रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ, मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, समाज में अकेली हो गई हूँ, फेंक दी गई हूँ, कचरे में फेंको इसको, ये बेवकूफ है, अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझती है, फेंक दी गई हूँ। अच्छा, और लोगों को इतनी गलत फहमी है, कोई आके मुझसे पूछेगा इन्हीं के ऑफिस के भी, इसरो के भी साइंटिस्ट, वो हाँ बड़े बहुत बड़े मैनेजर पूछे, अच्छा एक बात, ये संस्कृत पढ़ने से होता क्या है? मैंने कहा भाई संस्कृत एक कोई भाषा नहीं है, ये पूरा एक काल को अपने अंदर समेटिए, इसमें विज्ञान भी है, इसमें गणित भी है, इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें कविता भी है, इसमें शास्त्र भी है, सारे नाट्य शास्त्र भी है, सब कुछ इसमें है, ये कैरी कर रही है। बिल्कुल वैसे जैसे अंग्रेजी है तो वो शेक्सपियर की भी भाषा है, वो साइंस की भी भाषा है, वो गणित की भी भाषा है, वो कम्युनिकेशन की भाषा है। संस्कृत कम्युनिकेशन की नहीं रही है, मैं मानती हूँ। तो कोई एक चीज भाषा नहीं होती। हिंदी पढ़कर क्या होता है भाई? हिंदी पढ़कर, हिंदी ही नहीं पढ़ते हैं कोई, हम हिंदी कहानी कविता ही नहीं पढ़ते हैं, हिंदी पढ़कर हमें एक पूरे कालखंड, पूरी जानकारी मिलती है, पूरे समाज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मुझे हिंदी नहीं आएगी तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी समाज से? एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मलयालम मुझे नहीं आएगी तो मैं केरल में कैसे जिंदा रहूंगी जब तक मैं समाज से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीज है कि भाषा केवल एक चीज नहीं होती, तो लोगों में तो बहुत बहुत बेवकूफी भरी पड़ी। क्या पता है? पोएट्री थेरेपी की किताब कब तक आ जाएगी मार्केट में? आ गई ना, मार्केट में है ना, ये देखिए ये किताब है, और ये इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको, ये है ये अमेज़न पे है ये? नहीं अमेज़न पे नहीं है, ये उनके हवाकल है, उनके अपने उस पे है साइट पे। अभी तो उन्होंने अभी तो उन्होंने उसको रिडक्शन दे रखा है 100 रुपीज का, मतलब 400 की, ये करीब 300 पेज की है तो 400 रुपए की है, और उन्होंने 100-400 रुपए का कर रखा है। हाँ जी, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। ठीक है, धन्यवाद। एक सवाल और आखिरी, और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। आप इतना पढ़ी लिखी हैं, मैं देख रहा था तो मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया, इतना पढ़ी लिखी हैं, और लोग आपसे भयभीत नहीं होते? डरते नहीं लोग आपसे? सारा भयभीत, सभी भयभीत होते, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, उसे मैं अकेली पढ़ती जाती हूँ। होता क्या है कि आप किसी भी विषय में बात करवा लो, मैं कर लेती हूँ। मैं कहीं समूह में जाती हूँ, कहीं जाती हूँ। ये कि वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट में करीब 110 लोग आए थे 2011 में, 110 पोएट आए थे, और मैंने जो लोगों की खड़ी कर दी, तो मुझे अकेली मैं वुमेन थी कि मुझे उन्होंने फाउंडर मेंबर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर जो 2011, उसके बाद जुड़ते गए, तो उन्होंने मुझे 2 महिलाएं दी, हम लोगों को सेलेक्ट किया। मुझे तो सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया कि मैंने उनसे बहुत सवाल किए थे, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए खाली यूरोप ही या अमेरिका ही नहीं है, हमारा भी देश है, एशिया भी है, तो मैंने कई सवाल किए थे। तो लोग बहुत डरते हैं मुझसे, भयंकरी कहते हैं मलयालम में। और कल ही किसी बच्चे ने कहा कि अफ्रेड ऑफ यू, तो मैंने कहा भाई मैं मारने जाती हूँ किसी को, क्या फिर बात है, कहते नो यू आर लाइक ए मदर, तो मैंने कहा मदर विद ए स्टिक, तो क्या करूं मैं? क्योंकि आप जो बात करते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि हमारे पास हावी, वो एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि भारतीय औरत वो आपके, अब मैं इसरो की भी कोई बात होती है मैं उनसे भी सवाल कर लेती हूँ, तो आपकी कोई औरत आपके काम में दखल करके सवाल करे। मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, मैं कंधे थापना भी जानती हूँ, मैं बहुत बढ़िया कुक हूँ, और मैं सब काम करती हूँ, झाड़ू पोछा सब करती हूँ।
तो मुझे किसी चीज से एतराज नहीं है, मुझे आप है ना गोबर थापने को भी कह देंगे तो मैं कर सकती हूँ। मैं सब काम कर सकती हूँ। लोग तो डरेंगे, मेरे हस्बैंड ही डरे रहते। वो तो 80s के डबल वो है, बीटेक पीएचडी सवाई का। You are so intellectual, but you look very different. You are jolly, laughing just like a mother, and I don't know why people are saying that mother with the stick, but आप जॉली नेचर के, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मित्रों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये सारी बातचीत उनको काफी कुछ देगी, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।